आइए हम देश विदेश के समाचारों पर चर्चा करें। दीपोत्सव का माहौल है। 14 और 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र रहेगा 2 दिन। बाजार में धन की वर्षा होगी और खरीदारी भी बहुत होगी। यानी बाजार गुलजार रहेंगे और यहाँ बड़ी अच्छी बात है, लोगों में उत्साह तो है। अब लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, महंगाई की भी मार है, तो दीपोत्सव तो फीका रहेगा ही, किंतु औपचारिकता तो पूर्ण होगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अब फटाकों का भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो डंडा चलाने का था वो अब ख़त्म हो गया और आशा है कि सिर्फ मार उज्जैन में ही 10 करोड़ के फटाके बिकेंगे। फटाके बहुत महंगे हैं। खैर ये तो सारी बात हो गई। अब हम जरा समाचारों पर चर्चा कर लें। थीम न्यूज़ ने जो जनता ऑडिट योजना का जो लॉन्च की ना, उसको इतनी लोकप्रियता मिल रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और हम सभी हमारे यूट्यूबर साथी और जो भी उसमें सहयोग दे रहे हैं ना, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। और अब ये जो है ना जनता ऑडिट योजना 3 कैटेगरी में रहेगी, एक स्थानीय, एक प्रादेशिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये इसके लिए बहुत अच्छी बात हो रही है। हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और निश्चय ही हम अब एक तिमिर से प्रकाश की ओर बढ़ेंगे। देश तिमिर से प्रकाश की ओर जाएगा। देश मनुवादी जो अंधियारा है ना, उससे निकलकर सनातन धर्मी उजियारे में प्रवेश करेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। अब मैं भी और एक बात ये भी सही है कि बुझे हुए दीपों से दीपोत्सव नहीं मनाया जाता है, तो हम सब है ना अपना आत्मदीप प्रज्वलित कर ले, विवेक दीप प्रज्वलित करके और दीपोत्सव उत्साहपूर्वक मनाएं। धन की कमी छोड़ दीजिए, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से हमें विवेकवादी दीप प्रज्वलित कर सच्चा दीपोत्सव मनाना। और हमारा विवेक है ना सकारात्मक होना चाहिए, मनुवादियों जैसे तत्वों का जैसा नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात आइए हम थोड़ा विश्व की घटनाक्रम पर चर्चा करें। अफगान और पाक के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है। अफगान ने पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे और उनके चौकियों पर भी अधिकार किया। इस घटना से मिडिल ईस्ट के देश बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ये युद्ध रोकने की बात की और कहा कि शांति और सद्भाव की होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ईरान ने अपना प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है ना, आंतरिक युद्ध, ये होना नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान चाहे तो ईरान उसमें मध्यस्थता कर सकता है और आपसी टेबल पर बैठकर जो भी समस्या है उसका समाधान करवा सकता है। इसी प्रकार सऊदी अरब ने भी अपना प्रस्ताव दिया कि अफगान और पाक जो युद्ध कर रहे हैं ना, ये रुकना चाहिए और युद्ध होना नहीं चाहिए। और हम यहाँ भी याद दिला दें कि सऊदी और पाक के बीच में रक्षा संधि भी है। तो जब यदि पाकिस्तान पे हमला करे, यानी सऊदी अरब अपने पे हमला मानेगा और पाकिस्तान की मदद करेगा, फिर भी उसने कहा कि दोनों राष्ट्र आपसी युद्ध बंद करे और शांति से रहे, हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। अब मिस्र में भी एक बहुत बड़ा शांति सम्मेलन हो रहा है। उसमें करीबन 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे जाएंगे। भारत की तरफ से हालांकि आमंत्रण मिला है, किंतु यहाँ नहीं जाएगा और हो सकता है कि विदेश सचिव वहाँ पर जाएं और सम्मेलन में भाग लेंगे। चलिए, ये भी सही होगा।
अब हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में अब नाऊ बहुत संकट में आ गए, इतने संकट में आ गए हैं कि हद से ज़्यादा वहाँ की जनता उनके विरोध में है। और अब तो सेना ने भी बगावत कर दी है कि उन्होंने कहा अब हम क्यों लड़ें, हम क्यों अपनी जान गंवाएं। और जो नाऊ के समर्थक दल थे ना, उन्होंने उनसे समर्थन वापस ले लिया। तो नाऊ अपने आप में अल्पमत में आ गए, तो उन्हें अब त्याग पत्र देना पड़ेगा। जो भी है, क्या होता है क्या नहीं होता है, अब ये तो वक्त बताएगा। किंतु अब नाऊ संकट में है। अमेरिका ने भी पीछा छुड़ा लिया कि अब वो भी शायद संभवतः पूरा साथ नहीं देने पाए। चलिए, ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर हम आते हैं अमेरिका में। अमेरिका में भी शांति नहीं है, वहाँ पर सिर फिरे है ना, चाहे जब गोलियां चला देते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले एक सिर फिरे ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और 4 लोगों की हत्या कर दी। ये भी मामला बड़ा हो रहा। अब अमेरिका को उत्तरी कोरिया के किम जोंग ने कड़ी चुनौती दे दी, चेतावनी दी। अरे ये क्या होगा, क्यों आप सब लोग, ये सारे जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वे मानवीय मूल्यों की हत्या करते हैं, नर संवाद पर क्यों आवाज़ आते हैं? विश्व में शांति से रहना चाहिए। अब यहाँ पर अभी मोहन भागवत जी ने एक बयान दे दिया था कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा है, उसमें मिलना चाहिए। तो उस बयान का भी थोड़ा विरोध तो हुआ कि बहुत ज़्यादा विरोध है। अब पाकिस्तान भी स्वतंत्र राष्ट्र है, विश्व ने मान्यता दे दी है, तो उसके विलय का कोई सवाल ही नहीं होता। अब यह हमारे अखंड भारत की जब हम कल्पना करते हैं ना, तो अखंड भारत का अब स्वरूप बदलना पड़ेगा। ऐसे अखंड भारत नहीं बनेगा, क्योंकि हर देश अपनी अपनी सार्वभौम सत्ता चाहते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा रास्ता है, और वो रास्ता यह है कि अब हम भारत पाक बंगला अफगान महासंघ बनाएं, उसके लिए बात करें, उसके लिए गोलमेज सम्मेलन करें, उसमें सभी जो राष्ट्र हैं उनको बुलाएं, और जो भी है बर्मा, थाईलैंड, शाम और जो भी लंका, जो भी उस संघ में आना चाहे वे आए। सबको अपने अपनी आज़ादी रहेगी। एक इसका जो अलग से महासंघ का चार्टर बन जाएगा, उसको चार्टर में सबको अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। और जो अपना सैन्य व्यय है ना, उसमें 50% की कमी करना होगी। सैन्य ताकत को बाय बाय कहना पड़ेगा व्यय को। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सच तो यह है, और इसी प्रकार का भारत महासंघ ही एशिया में स्थायी शांति स्थापित कर सकता है और आतंकवाद को समाप्त कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव है। हाँ, इसी सिद्धांत को तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी प्रतिपादित किया था, किंतु उनकी बात को कोई मूर्त दिया जा सका। किंतु एशिया में स्थायी शांति के लिए भारत पाक बंगला अफगान महासंघ की अनिवार्यता है, उसका गठन होना चाहिए। और जो भी राष्ट्र चाहे, अब जैसे चीन का भी है, चीन भी उसमें शरीक हो सकता है, रूस भी शरीक हो सकता है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक नेपाल एक ऐसा देश है, वो उसमें शरीक नहीं होगा, क्योंकि नेपाल कभी भी है ना किसी का गुलाम रहा ही नहीं। वो तो समय हमेशा स्वतंत्र राष्ट्र था। खैर ठीक है, ये सारी जो बातें हैं ये हमने आपके सामने रखी, ये विदेश की घटना का चक्र है। अब हम देश की बात करते हैं। सबसे बड़ा बिहार चुनाव का मुद्दा है। अरे बिहार चुनाव में कितने नाटक हो रहे हैं, कितनी धोखाधड़ी हो रही है, क्यों ये नाटक किए जा रहे हैं? सत्ता के लिए नाटक किए जा रहे हैं ना। और ये नाजी गुजराती गैंग जो छाती षड्यंत्र रच रही है, वो भी अच्छा नहीं है। अब बिहार की जनता है ना बगावत पर, मामला बड़ा रोचक है। और ये ज्ञानेश कुमार जो है ना, ये बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। देखिए बिहार में
कितने फर्जी मतदाता हैं। 100 सूत्रों के अनुसार 12.5 लाख फर्जी मतदाताओं की सूची है जिनके नाम है नई मतदाता सूची में, और 3.4 लाख तो फर्जी मतदाता हैं ही, वो तो रिकॉर्डेड हो चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इन फर्जी मतदाताओं को पकड़ेगा कौन। यहाँ पर चुनाव आयोग की पोल खुल गई, ज्ञानेश कुमार की पोल खुल गई कि यहाँ पर बिहार एक फर्जी मतदाता पकड़ने का सॉफ्टवेयर है, उसको अप्लाई करना चाहिए, किंतु ज्ञानेश कुमार ने उस सॉफ्टवेयर को लागू ही नहीं किया। अरे लागू क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया ना। तो और ये आपने जो अपराध किया है इसे गुजराती गैंग के समर्थन में किया, ठीक है, अब आपने कर दिया ना, तो अब आप इसको जो फर्जी मतदाता पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर को तुरंत लागू किया जाए। और यही बात सभी राजनीतिक दल वहाँ पर उठाए। अब बिहार में महागठबंधन के बीच में भी सीट शेयरिंग हो गया क्या, समझौता हो गया क्या, और सब अपने अपने ताकत जताने में लगे हुए हैं। मैं एनडीए में तो बगावत हो रही है, कोई अलग अलग बात कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। एक कुछ ने तो प्रचार तो हुआ था कि एनडीए में सीटों की बंटवारे को लेकर सारी स्थिति तय हो गया, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज जो नीतीश कुमार की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको स्थगित करना पड़ी कि नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा अलग वो नाराज हो रहे हैं, और जीवंत राव मांझी भी अलग नाराज हो रहे हैं। अब सब ये बड़े बड़े विचित्र स्थिति हो रही है। बिहार चुनाव यानी क्या हो गया, एक नाटक हो गया। और कायदे अनुसार तो हमारा अपना सोच है कि अभी ये बिहार में चुनाव होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना था, मगर अब चुनाव की प्रक्रिया हो गई, क्या हुआ। और जो एसआईआर की नई मतदाता सूची है ना, वो तो बिल्कुल फ्रॉड है, उसमें धोखाधड़ी है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को वो जो नई मतदाता सूची है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, और जो पुरानी मतदाता सूची है उस पर ही मतदान कराना चाहिए। अब ये सारी बात हो गई। अब यहाँ पर हमारे देश में इन मनुवादियों का आतंक बहुत फैला हुआ है। ये हर चीज़ में मनुवादी आते हैं और सांप्रदायिकता का जहर घोल देते हैं, हर बात को सांप्रदायिक बना दी जाती है। और अब भारत विकसित हो गया कि प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ पर ये मनुवादी झूठे सिद्धांत नहीं चलेंगे, बहुत संकीर्ण है। और ये जो मनुवादी सिद्धांत है और उसके आधार पर जो कुकृत्य किए जा रहे हैं ना, ये देश के लिए घातक है। ये देश को तोड़ने की साजिश है, ये देश की हत्या की साजिश है, संविधान की हत्या की साजिश है, मानवीय मूल्यों की हत्या की साजिश है। ये साजिश तिरंगे की हत्या की भी साजिश है, और ये सनातन धर्म की भी साजिश है। इसलिए अब मनुवादी सिद्धांत का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, अब उसके बारे में जरा सी भी चर्चा नहीं की जाए। ये देश की जनता का संदेश है, 147 करोड़ जनता की ये भावना है। अब यहाँ पर संघ की बात आती है। अब संघ का तो कचरा हो गया, कितनी आलोचना हो रही है संघ की। ये कैसा आपने शताब्दी वर्ष मनाया, शताब्दी वर्ष में गौरव की बात होना थी, यहाँ तो गौरव की बात का छिचाले की बात हो रही है। संघ का है ना छिचालापन हो रहा है खूब, नए नए कांड आ रहे हैं, नए नए आरोप लग रहे हैं। और अब तो यहाँ पर जनता भी समझ गई है कि अरे ये तो संघ का चरित्र है ना दोहरा और दोगला है, इनको सुसंस्कार सुसंस्कृति सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं है। ये तो अपना जो कोकनी गैंग ने जो हिंदू धर्म बनाया है ना, ये उसके लिए काम कर रहे हैं, ये उसको मुंह देना चाहते हैं, ये भारत को देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। इनकी कूनीति हो गई है, मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब तो इस गुजराती गैंग ने संघ को तो और पटिए पे ला दिया। अब जो उन्हें प्रचार किया कि संघ के पास में इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई, और ये इतनी अचल संपत्ति कहाँ से आ गई, संघ को कितना विदेशों से धन मिला, इसका सबका स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब मोहन भागवत भी नहीं दे सकते, वो भी अब क्या करें, मजबूर है।
और जो मोहन भागवत को एक गुजराती गैंग के सामने आत्मसमर्पण कराया ना, वो तत्व सक्रिय है। अब बिहार चुनाव में संघ को क्या जाने की जरूरत है? संघ कहता है कि हम राजनीति नहीं करते हैं, तो आप बिहार चुनाव में क्यों घुस रहे? हजबोले जी गए ना, हजबोले जी अब वो गए जो कि गुजराती गैंग के दल है, अब वो भी वहाँ पर एक्टिव हो गए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब बिहार की जनता किस प्रकार का निर्णय करती है ये तो वक्त बताएगा। अब संघ पर बड़े आरोप लग रहे हैं और अपने यहाँ पर मांग हो रही है कि संघ पर बैन लगा दिया जाए, और अब तो लगा देना चाहिए, क्योंकि संघ में जितनी अच्छाइयाँ थी ना वो तो सब खत्म हो गए और उसका नकारात्मक स्वरूप सामने आ रहा है। अब तो संघ की शाखाओं पर भी शंका होने लगी, और शायद मोहन भागवत जी ने एक बार उज्जैन आए थे जब कहा था कि देश में विश्वास का संकट है, तो अब तो मैं कह रहा हूँ कि संघ में भी विश्वास का संकट है। कौन आपका विश्वासी जरा बताइए, कौन आपके आस्तीन का सांप की तरह काम कर रहा है ये भी जरा देख लीजिए। और कुछ नहीं होता का, क्योंकि ये जितने भी संघीय नेता हैं ना, इन पर आप विश्वास मत कीजिए। ये सब धन के लिए कार्य कर रहे हैं, जमीन के लिए काम करते हैं, जो संघ का लक्ष्य वो उसको पूरा करते हैं, और उसकी आड़ में खुद व्यक्तिगत रूप से जमीन मालिक और धन मालिक बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ संघ के एक जो बड़े बड़े कांड आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, ये बड़े अशोभनीय हैं कि एक बालक के साथ कुकृत्य किया गया, और तो उसने ग्लानिवश, वो इंजीनियर भी है, उसने आत्महत्या कर दी। तो आखिरकार ये कौन सी संस्कृति है? क्या संघ में पूरी और पराठावादी संस्कृति चल रही है? मैं बहुत शालीन बात कर रहा हूँ, आप समझिए शालीन बात को, कि पूरी और पराठे की राजनीति क्यों होती है, क्यों उसका एक चरित्र बना हुआ है। मोहन भागवत जी, आप है ना अपनी आंखों से पर्दा हटा लीजिए, आप जरा इन संघीय नेताओं का सच जानिए, ये कितने घिनौने हैं, इनके कितनी हीन हरकतें हैं, आप जरा देखें तो सही। आप आइए, आप उज्जैन आइए, जो आपके जो संघीय नेता थे ना, भाजपा कार्यालय में, उज्जैन के भाजपा कार्यालय में रंगरेलियां मनाते हुए पकड़ाए थे, ये भी कि किसी से छिपा नहीं है। और आपके अभी जो यहाँ भाजपा के जो पदाधिकारी बने हुए ना, उनमें भी कितने प्रकार के रसिया लोग हैं, क्या क्या है, जरा इनका भी अध्ययन कर लीजिए। यानी संघ को भी इन्हीं लोगों ने बदनाम किया। तो अब संघ के खिलाफ तो पहले से ही देश में थे लोग, सरदार पटेल भी विरोध में थे, नेताजी बोस विरोध में थे। अरे संघ के खिलाफ इतना सारा माहौल है कि हद से ज़्यादा। अब ये मोदी जी ने स्मार्ट संघ की तारीफ कर दी, तो उसमें अब उन्होंने एक नया इवेंट डाल दिया कि अरे संघ ने चाहे वो आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया हो, किंतु जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको संरक्षण दिया। अरे भैया, आपने क्यों दिया? आप क्यों बोल रहे हो? आपका सत्य उजागर हो गया है, और हमें ये भी पता है कि आप में, मोदी जी में और मोहन भागवत में नूरा कुश्ती हुई संघ और इसमें गुजराती गैंग में, ये भी जनता को सब पता है। तो ये है ना, अब जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। अब जनता मूर्ख नहीं बनेगी, अब संघ का भी सच उजागर हो चुका है, अब कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब और संघ की भी है ना बदनामी बहुत हो गई, इतनी बदनामी हो गई है कि हद से ज़्यादा। मामला बड़ा रोचक है, और संघ के बारे में तो और भी न जाने क्या क्या बातें खुल के सामने आ रही है। नागपुर से ही आ रही है बातें। ये तिरंगे के भी विरोधी हैं। जो कुछ लोगों ने, 3 जो संघीय लोग थे जिन्होंने तिरंगा फहरा दिया था, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ, और जो झंडा फहरा था वो झंडा जब्त था, वो आज भी पुलिस में जब्त है, जबकि उसको वहाँ के जिलाधीश को या अथॉरिटी को भेज देना था, किंतु वो भी नहीं हुआ। अब ये मामला अति रोचक हो गया।
अब क्या कहें क्या नहीं कहें, किससे कुछ कैसी बातें करें। देश में बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति जी है ना, उनके खिलाफ भी जनता हो गई। जनता ने जो राष्ट्रपति जी को जनादेश दिया ना, उन्होंने उनका पालन नहीं किया। जनता ने स्पष्ट कहा था कि देश में आपातकाल लगा दीजिए, स्थिति खराब है, और जो देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, केयर टेकर पीएम है ना, सेना को सीडीएस को बना दीजिए, राष्ट्र का संचालन सेना के को दे दीजिए, उसका सारा उत्तरदायित्व दे दीजिए, सब शांति हो जाएगी। और जो ये गुजराती गैंग के चिंटू जो राज्यपाल बने हुए ना, इनको तत्काल प्रभाव से वापस बुला लीजिए। और आप जो ये नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है ना, कठपुतली मत बनिए, छोड़ दीजिए। आप जनता के साथ खड़े हो जाइए, आप अपना राष्ट्र धर्म निभाइए, राज धर्म निभाइए, जन धर्म निभाइए, संविधान का धर्म निभाइए, सनातन धर्म का निर्माण कीजिए। ये जनता की आशा थी, ये आपको जनता ने संदेश दिया, किंतु आपने उस संदेश को भी मूर्त रूप नहीं दिया। ऐसा लगता है कि आप धर्षात्म हो गई, मूक बधिर हो गई। ये आखिर का क्या है, क्यों आप इतनी मजबूर हैं? हम आपकी मजबूरियां भी जानते हैं, हम जानते हैं आपकी मजबूरियां कि क्या मजबूरियां, किंतु मजबूरियों का काम नहीं होगा। अब तो आपको जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो जनता का जनादेश है ना, उसको मूर्त रूप देना पड़ेगा। राष्ट्र की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है, तिरंगे की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है। और आपको इस बात का भी संज्ञान होगा ना कि ऐसे मनोवादी तत्वों ने हमारे जो संविधान को जो मूर्त रूप दिया है ना, उसको नष्ट करना चाहते हैं, वे संविधान ही समाप्त करना चाहते हैं। और इन्होंने एक मनोवादी संविधान भी बना लिया, तैयार हो गया, और उसके प्रस्तुति की डेट भी दे दी है, 3 फरवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन वो मनुवादी राष्ट्र का संविधान है ना, लागू हो जाएगा। और उसकी एक कॉपी भारत सरकार को भी भेज दी जाएगी। तो यह संविधान की हत्या का शासित षड्यंत्र भी हो रहा है। आप जिसके संविधान के प्रमुख हैं, उसी संविधान की हत्या का ये नाटक किया जा रहा है। जरा इसकी भी जांच करवा लीजिए। अरे आपका पे बहुत दायित्व है, आप में जनता विश्वास करती है, और यदि जनता आप में ही विश्वास करना छोड़ दे तो देश की क्या स्थिति होगी। अब यहाँ पर आइए, हम हमारी न्याय विधा को कितना बदनाम किया जा रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये मनोवादी गैंग है ना, ये उसको और ज़्यादा बदनाम कर रही है। और जो संघी और जो ये मनोवादी तत्वों के जो न्यायाधीश बने बैठे हैं ना, वो भी अपने कुकृत्यों से देश में विघ्न पैदा कर रहे हैं, देश में अशांति फैला रहे हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब सीजीआई गवई जी के साथ जो हुआ है ना, वो भी बड़ा विचित्र। और ताजा कांड है ग्वालियर का। ग्वालियर में जो वहाँ हाईकोर्ट परिसर में बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगाना है, लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, लगने दीजिए। मगर नहीं, कोई वो अनिल मिश्रा करके गए, उन्होंने तो अनर्गल बातें कर दी कि डॉक्टर आम्बेडकर को मैं मिटा दूंगा, डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान बनाया ही नहीं। अरे आप कैसी बातें करते? ये भारत का संविधान जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिखित संविधान है, उसके बारे में आप अनर्गल प्रचार करते हो। ये संविधान निर्माण समिति में 265 लोग थे, और 2 साल तक कड़ी मेहनत की गई, और उसके अध्यक्ष थे स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनके अध्यक्षता में ये संविधान बना है। ये लोकतंत्र का संविधान है, प्रजातांत्रिक संविधान है। और बाबा अंबेडकर को और अन्य को पूरी जवाबदारी दी गई थी कि आप सारे संवैधानिक जो विचार मंथन हुआ है ना, उसको आप और सुव्यवस्थित रूप देकर प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने वो काम किया। और कौन से बता रहे थे कि किसी ये जो संविधान है ना,
ये अंबेडकर ने नहीं बनाया, कोई किसी अन्य कोई राव करके उसका नाम बता के उसने बनाया। अरे आप क्यों झूठला रहो, इतनी सफेद झूठ क्यों बोल रहे हो, आपकी मनुवादी मानसिकता क्यों दर्शा रहे हो। अब यहाँ 15 तारीख को ग्वालियर में बड़ा हंगामा होने वाला। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जूता संस्कृति चली ना, अब वैसे ग्वालियर में जूता चप्पल संस्कृति का प्रदर्शन होगा। ये भी बेचैन है, उस दिन हो सकता है अप्रिय घटनाएं भी हों। अब जिला प्रशासन भी सक्रिय हुआ। कलेक्टर रुचिका जी ने सभी वर्गों की बैठक बुलाई कि भाई ग्वालियर में शांति रहे, व्यापारी आए, राजनेता आए, सभी आए, कि इस प्रकार के शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, परंतु वो हो नहीं रहा है। और वहाँ पर तो एक बड़ा आया कि अनिल मिश्रा को कुत्ता बनाकर उसके गले में पट्टा डालकर घुमाया गया। अरे ये भी अच्छी बातें नहीं है। इस देश में उथलापन मत लाइए, उन्माद मत फैलाइए, इस देश में शांति से रहने दीजिए। हमारा सनातन धर्म है ना, उन्माद के खिलाफ है, अहंकार के खिलाफ है, मानवीय मूल्यों की हत्या के खिलाफ है। और वो तो सच्चा सनातन धर्म का अनुयायी, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। और मगर एक बात ये भी ध्रुव सत्य का है कि जो मनुवादी तत्व है ना, ये देश में खूनी गृह युद्ध चाहते, और जो दलितों पर और जो पिछड़े वर्ग है ना, इन पर सब पर क्रूर प्रहार कर रहे। और बस इनको तो एक ही सोचा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे क्या हिंदू मुस्लिम की बात कर, हम वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं। सब हमारे जितने भी पंथ हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सबकी सेवा करना चाहते हैं, मानवीय मूल्यों के हम पक्षधर हैं। हम ये कि किसी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं करते, ये हमारा सिद्धांत है। और आप तो सनातन धर्म के विपरीत काम कर रहे हो, और ये मनुवादी व्यवस्था के अनुसार चल रहे हो, उसके सिद्धांत पर चल रहे हो। ये उचित नहीं है, और ये देश की जनता को भी स्वीकार नहीं है। अब आपने जो भी किया ना, सारा किया, उसकी सजा भी मिलेगी। अब जो भी होना है वो तो हो जाएगा। और एक बात बता दूं, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, अब इस देश में हिंदू मुस्लिम के बीच गृह युद्ध नहीं होगा। अपने यहाँ पर मनुवादियों और एक दूसरा जो लोकतांत्रिक है, जनवादी है, सनातन धर्मी है, उनके बीच में गृह युद्ध होगा, खूनी गृह युद्ध होगा। यह भी बहुत कड़ी बात है। एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि अब हमारे जो है, एक तो पहली बात है कि सच्चे हिंदू का अकाली हो गया है नहीं, और हिंदू धर्म कोई है नहीं। हिंदू है ना, और हिंदुत्व जीवन, पूर्ण जीवन जीने की कला और विधा है, वो धर्म है ही नहीं। तो हमारा मूल धर्म तो सनातन धर्म है, हम सब सनातन धर्म है, उसके 10 सिद्धांत हैं, हम उनको ही फॉलो करते हैं। इसी कारण भारत को विश्व गुरु माना जाता है। और आप तो यहाँ पर ये मनोवादी सिद्धांतों को लाकर आप न जाने क्या क्या नाटक करो, उन्माद फैला रहे, उचित नहीं है। हमारे मोदी जी तो स्वघोषित विश्व गुरु हो गए, धर्म गुरु हो गए। अरे न जाने क्या क्या हो गए, वो तो जुमले गुरु भी हैं, प्रायोजिकवादी गुरु भी हैं, और न जाने क्या क्या उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब उनकी बातें छोड़ दीजिए, उनकी बात करना भी अब तो मूर्खता है देश में। और इतना बदनाम प्रधानमंत्री, इतना घिनौना प्रधानमंत्री आज तक न तो हुआ था और न भविष्य में होगा, ये भी तय है। उनके बारे में कल ही हमने एक एपिसोड चलाया था कि ये प्रेम वर्षा करने में भी पीछे नहीं है। हमने कल 4 चेहरों के उदाहरण दिए थे, और भी अब वो सुब्रमण्यम स्वामी है, वो तो वो न जाने कितने चेहरों की बातें कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब क्या है, अब है तो अपना भारत का ही ना, अब क्या करें। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय,
पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये वाली बात है। अब ये है तो भारतीय, अब ये विकृत होगा, इनकी मानसिकता प्रदूषित हो गई है, इनका सोच ही प्रदूषित होगा, तो कोई क्या करे। अब ठीक है, जो हो रहा है ना, अब ये तो राष्ट्रपति को उपचार कर लेना चाहिए। और जिस दिन ये सड़क पे आ गए ना, उस दिन इनका महत्व समाप्त हो जाएगा। और मुर्मू जी, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, देश की 90% जनता में आक्रोश है। वो जन क्रांति करने के लिए अब सड़कों पर उतरेगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जो ये नाजीवादी है ना, नाजीवादी है, संघीवादी है और ये मनुवादी है, ये अपने बिलों में नजर आएंगे, मगर देश की जनता का अपना चरित्र भी अलग है, उसकी जन क्रांति का स्वरूप ही अलग है। वो इन सारे जहरीले सांपों का अंत करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए जन्मे जयवादी चरित्र उसका हो जाएगा। और जो जन क्रांति के हवन कुंड में जितने भी देश के जहरीले नाग हैं, मनुवादी नाग है, संघी नाग है, सबका उसमें अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, ये जो निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, हम तो सब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा सिद्धांत है ना, वसुधैव कुटुंबकम है, लोक कल्याण है, विश्व में शांति की बात करते हैं, मानव मानव में प्रेम करते हैं, हम तो प्रकृति के श्रृंगारक हैं। और भी न जाने हमारे सनातन धर्म के इतने इतने अच्छे सिद्धांत है जो विश्व को माने, और इसीलिए भारत को विश्व गुरु माना जाता है। और एक बात और सुन लीजिए, मनुवादियों को भी मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये हिंदू शब्द छोड़ दीजिए। सच्चे हिंदू का काल है, हमें पता है कौन क्या है क्या नहीं है। सच्चे हिंदू है कितने, जरा इसकी संख्या भी बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे आप। और सच्चे हिंदू है नहीं, हम तो सच्चे सनातन धर्मी है। ये तो कोंकणी गैंग का जो है ना, ये हिंदू और हिंदुत्व, ये अब कारगर नहीं होगा, क्योंकि उसका ही स्वरूप विकृत और प्रदूषित सामने नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, ये भी बात हो गई। अब हमें जो 147 करोड़ जनता को है ना, उत्साहपूर्वक दीपोत्सव मनाना है, अपना आत्मदीप प्रज्वलित करना है, अपना विवेक दीप प्रज्वलित करना है, और सकारात्मक विवेकता के साथ राष्ट्र को स्वर्णिम भारत बनाना है। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य से कभी भटक नहीं सकते। मैंने बहुत सारी कड़वी बातें कही है, किसी को बुरा लगे तो लगे, हम तो सच की बात सामने रखते हैं। अभी जब मैं समाचार देख रहा था, तो अब न्यायपालिका में कोई डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, उनके अभी लोकायुक्त ने छापा मारा, वे रिश्वत लेते पकड़े गए। 3.5 लाख की रिश्वत थी, 1.5 करोड़ में सौदा हुआ था, मामला उजागर हो गया, पकड़ा गया। तो न्यायपालिका में भी है ना, बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। और इसीलिए अब ये जनता ऑडिट करेगी ना, तो ये सब पे चेहरे उजागर हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं कि अभी देश में है ना, अब सीजेआई भी क्रांतिकारी होगा। ये सूर्यकांत जी जैसे हैं, दूसरे हैं जो नाजी गैंग के दबाव में रहते हैं, उसके पक्ष में बातें करते हैं, निर्णय देते हैं, पक्षपाती निर्णय देते हैं, वो सीजेआई नहीं होंगे। नागरत्ना जैसी महिला जो कि आंख मीच कर और निष्पक्षता से निर्णय देती हैं, और वो कोरा निर्णय भी नहीं देती हैं, उसके साथ नैतिकता और सामाजिकता की बात भी करती हैं, उसके भी